भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लगभग 1.5 करोड़ की आबादी वाला यह देश आज दुनिया के दूसरे देशों को भी लोकतंत्र की सीख दे रहा है और ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि राष्ट्र और समाज की उन्नति लोकतंत्र से ही संभव है। वैसे तो हमारा देश अपने संविधान से संचालित होता है, लेकिन यदि उस संविधान को लागू करने वाले लोग ना हो तो यही संविधान एक किताब से अधिक कुछ नहीं रह जाता। इस संविधान को संचालित करने में सबसे अहम भूमिका यदि किसी की है तो वो है हमारे देश के सिविल सेवक। तो संविधान ने सिविल सेवा को राष्ट्र निर्माण के लिए अपरिहार्य माना है और यही कारण है कि समय समय पर सिविल सेवक के प्राधिकार और उनका उपयोग अलग अलग रूप में जनता के सामने आता रहता है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम की YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कंपैरेटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है क्यों आईएएस के सामने प्रधानमंत्री को भी खड़ा रहना पड़ता है। तो अप्रैल 2019 में आम चुनावों के दौरान एक तस्वीर सोशल मीडिया में खूब चर्चित रही थी और ये तस्वीर थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जो अपना नामांकन भरने वाराणसी के जिलाधिकारी के पास पहुंचे थे। उस तस्वीर की खासियत ये थी कि उसमें प्रधानमंत्री खड़े होकर अपना नामांकन पत्र जिलाधिकारी को सौंप रहे थे, जबकि वह नामांकन पत्र प्राप्त करने वाला अधिकारी बैठा हुआ था। अब जिनको जानकारी नहीं थी उन्होंने उस आईएएस अधिकारी की इस हरकत को धृष्टता माना था, लेकिन जो जानकार थे वे जानते थे कि उस आईएएस अधिकारी को ऐसा करने की अनुमति, सहमति और शक्ति भारत के संविधान द्वारा मिली है, जो इस देश के लोकतंत्र ने अपने लिए चुना है। दरअसल जब प्रधानमंत्री अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहे थे उस वक्त वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे आम इंसान के रूप में खड़े थे जो चुनाव लड़ने की इच्छा रखता है, और वह आईएएस अधिकारी उस जिले का सर्वोच्च निर्वाचन अधिकारी उन्हें ऐसा करने की अनुमति दे रहा था। जी हाँ दोस्तों, उस क्षण में प्रधानमंत्री का नामांकन एक जिलाधिकारी की स्वीकृति पर निर्भर कर रहा था। तो यही तो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, जिसमें एक ऐसा भी समय आता है जब देश का प्रधानमंत्री भी एक जिलाधिकारी के सामने याचक की भूमिका में खड़ा रहता है। सामान्यतः लोकतंत्र में शासन के 3 मूलभूत स्तंभ होते हैं। ये सब हम जानते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसके अलावा लोकतंत्र में मीडिया को चौथे स्तंभ के रूप में पेश किया जाता है। तो भारत में कार्यपालिका का 2 स्वरूप देखने को मिलता है, एक अस्थायी कार्यपालिका और दूसरी स्थायी कार्यपालिका। तो अस्थायी कार्यपालिका के रूप में मंत्री परिषद की भूमिका होती है, जो जनता के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। वहाँ स्थायी कार्यपालिका में लोक सेवाओं की भूमिका होती है, जो अपनी विशेषज्ञता और गुणवत्ता के आधार पर जन सेवा करते हैं बेसिकली। तो वैसे तो लोकतंत्र का हर स्तंभ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और सबकी अपनी अपनी भूमिका होती है, लेकिन इन सब में लोक सेवाओं की भूमिका काफी संवेदनशील होती है, क्योंकि वे जनता और सरकार के बीच की कड़ी के रूप में काम करते हैं। तो सरकार की तरफ से लोक सेवा मुख्यतः 3 प्रकार के काम करते हैं: सूचना प्रदाता और जमीनी हकीकत से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध कराना, तमाम मामलों पर सरकार को परामर्श देना, नीतियों, समस्याओं और उपायों का विश्लेषण करना। और आम जन के नजरिए से लोक सेवाओं के जो प्रमुख काम होते हैं वो होते हैं विधि का शासन, तो जीरो टॉलरेंस की रणनीति बहाल करना, संस्थानों को जीवंत, उत्तरदायी और जवाबदेह बनाना, सक्रिय नागरिकों की भागीदारी यानी कि विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करना, शासन में नैतिकता और पारदर्शिता बनाए रखना, नागरिक सेवाओं को हर तरीके से दिन ब दिन बेहतर बनाना। तो लोक सेवा, जो कि नौकरशाही के द्वारा परिचालित होती है, लोकतंत्र का मुख्य वाहक है। तो वस्तुतः लोकतंत्र में लोक नीति निर्माण का कार्य विधायिका करती है, किंतु इन नीतियों या कानूनों के क्रियान्वयन का दायित्व सिविल सेवा का होता है। लोकतंत्र में सरकार की सफलता बहुत कुछ सिविल सेवा की क्षमता पर निर्भर करती है, क्योंकि एक तरफ ये सरकार का वो चेहरा होता है जो कि आम जनता के बीच होता है, तो दूसरी तरफ जनता की भावनाओं से सरकार को अवगत कराने का उत्तरदायित्व भी सिविल सेवकों का ही होता है, क्योंकि वे इन लोगों के बीच रहकर बेसिकली काम करते हैं, कार्य करते हैं।
तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कर लें। और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।